बच्चों, आज हम कक्षा 10 का वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला शब्द आता है वैश्वीकरण और ये दूसरा पाठ में लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले हम इन दोनों पॉइंट को क्लियर करते हैं। जो वैश्वीकरण है वही भूमंडलीकरण है, वही ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन माने इंग्लिश वर्ड है, थोड़ी वैश्वीकरण होता है इसका मतलब। अगर बच्चों इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है या ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो आपको एक ही डेफिनेशन लिखनी है। पहले समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। अगर वैश्वीकरण की हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व धन एकीकरण, अर्थात पूरे विश्व को एक करना। ये पूरे विश्व को एक करने से मतलब क्या है? पूरे विश्व को एक करने से मतलब है कि संस्कृतियों का आदान प्रदान यानी पहनावा, खान पीन, रीति रिवाज। जैसे संस्कृति एक देश यहाँ है और एक देश यहाँ है, तो दोनों देश एक दूसरे को अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे और अपने प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करेंगे। मतलब जो संस्कृति है, एक देश इस देश को संस्कृति भेजेगा, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करेगा, ये इसको देगा। इस देश से वस्तुएं पहले देश में आएंगी, पहले देश से वस्तुएं दूसरे देश में जाएंगी, ठीक है ना। ऐसी सेवाएं एक देश से पहले देश में आएंगी, दूसरे देश से पहले देश से दूसरे देश में जाएंगी। यानी क्या क्या आदान प्रदान होता है? संस्कृत का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सेवाओं का आदान प्रदान होता है, प्रौद्योगिकी यानी आईटी का आदान प्रदान होता है। और ये सब कुछ किससे? व्यापार के माध्यम से होता है। जब एक देश के व्यक्ति दूसरे देश व्यापार करने जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाजों को, खेती करने के ढंग को देखेंगे। देखिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे भारत में पहले कार हुआ करती थी एम्बेसडर कार हुआ करती थी, फिएट गाड़ी हुआ करती थी। आज आप देख रहे हो कि भारत में विभिन्न प्रकार की गाड़ियां मौजूद हैं। अब भारतीय बाजार में अगर देखा जाए तो गाड़ियों के कई नाम मौजूद हैं। जैसे BMW भी है आपकी। अब BMW क्या इंडिया की है क्या? तो मतलब, लेकिन आज इंडिया के बाजार में है, तो कैसे आई? इसी तरीके से जैसे हम लोग आलू वास्तव में अमेरिका का है, इसको याद करने वाला पॉइंट है। आलू वास्तव में अमेरिका में उपजाया गया था, जो आज इंडिया में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये इंडिया में कैसे आ गया? तो कहने का मतलब है, जब विश्व एकीकरण हुआ, विश्व एक हुआ व्यापार के माध्यम से, तो उनकी संस्कृति, वस्तुएं, सेवाएं, प्रौद्योगिकी, संचार भी एक दूसरे ने सीखे। और आज पूरे के पूरे होल विश्व में आप देख रहे हो कि हर भारत का प्रोडक्ट विभिन्न देशों में है और विभिन्न देशों के उत्पादन की वस्तुएं आज भारत में हैं। बस यही चीज़ वैश्वीकरण है या भूमंडलीकरण है या ग्लोबलाइजेशन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वैश्वीकरण की परिभाषा बनानी हो हमें, तो विश्व को एक करना ही वैश्वीकरण है। हम कह सकते हैं कि इसको दूसरा एक चीज़, मेन चीज़ है, वो है अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये आपकी अगर 1 नंबर की डेफिनेशन आती है तो आप लिख लेते हैं, या उसकी जगह पर आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों के परस्पर संबंध क्या होंगे? संस्कृति का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी मीन्स IT का आदान प्रदान। ये क्या है? बस यही तो वैश्वीकरण है। तो हम वैश्वीकरण की डेफिनेशन क्या बनाएंगे? एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। या विश्व के विभिन्न देशों के बीच परस्पर एवं तीव्र एकीकरण, तीव्रता से एक दूसरे में घुल जाना, मिल जाना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग आंसर में आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि
वैश्वीकरण की डेफिनेशन लिख देंगे और साथ में जोड़ देंगे कि व्यापार से तो हम जुड़ते ही हैं, प्लस हमारी संस्कृति, वस्तुओं का, सेवाओं का, प्रौद्योगिकी का भी आदान प्रदान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को, संस्कृतियों को, समाज को, वस्तुओं को, सेवाओं को, प्रौद्योगिकी को, सूचना को सीमा पार व्यापार के माध्यम से परस्पर जुड़ा और परस्पर निर्भर बनाती है। एक दूसरा शब्द आया था भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, भारत के भीतर बहुत सी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। भारत बहुत सी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। हमारा देश भी तो बहुत सी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। तो भारत के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उसके उपभोग अर्थात उसका यूज करने की प्रणाली भारत क्या कहलाएगी? भारतीय अर्थव्यवस्था। और आपको एक जानकारी और दे दी जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात इसमें कृषि भी शामिल है और आपके विनिर्माण उद्योग भी शामिल हैं, और जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल हैं। तो ये हुआ आपका वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वैश्वीकरण क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण है। अब एक शब्द आएगा इसमें, उदारीकरण। उदार माने क्या होता है? उदारीकरण यानी उदार दिल होना, है ना। जैसे हर के लिए समभाव होना, सबके लिए अच्छे विचार होना। तो इस यहाँ पर थोड़ी सा वैश्वीकरण में उदारीकरण क्या है या उदारीकरण क्या है कि देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह तथा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। जैसे आप अपने देश में, जैसे भारत देश है, भारत देश में कोई अमेरिका की कंपनी है, वो कंपनी डालना चाहती है, ठीक है, या कुछ सेवाएं देना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, तो भारत सरकार उसको अपने यहाँ व्यापार करने की, वस्तुओं के बेचने की, सेवाओं को देने की, जो बेचने के लिए जो उदारता दिखाती है, एक बड़ा दिल दिखाती है, एक दयालुता दिखाती है, वो क्या है? हमारा उदारीकरण। ये तो मतलब समझाने के लिए है। दूसरा, और सरकार कहे कि भाई हम आपसे कोई कर नहीं लेंगे, आप हमारे यहाँ व्यापार कर लो, हम आपसे कोई कर नहीं लेंगे। ये सब प्रक्रिया क्या है? उदारीकरण है। तो इसको एक बार से फिर से समझ लेते हैं कि उदारीकरण क्या है। तो आप कहेंगे विश्व में, भारत में या देश में, किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह यानी खुले रूप से आना, मुक्त प्रवाह मीन्स खुले रूप से आना, व्यापार के अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया है उदारीकरण कहलाती है। कि आप आओ हमारे यहाँ, आराम से व्यापार करो, हम आपसे कोई कर नहीं लेंगे, कोई आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, इस टाइप से उदारीकरण, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या बना लोगे कि देश में वस्तुओं के, सेवाओं को और का मुक्त प्रवाह एवं व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। और व्यापार अवरोध से मतलब है हमारा जो भारत सरकार, जैसे हम किसी देश में अपनी चीज़ें बेचते हैं या कोई देश हमारे देश में चीज़ें बेचने की कोशिश करता है, तो दूसरे देश या हमारा देश उन पर एक कर लगा देता है कि भाई इतना रुपये टैक्स आप हमें देना पड़ेगा, और ये टैक्स ही कहलाता है अवरोध। क्या कहलाता है? व्यापारिक अवरोध, इसी को कहते हैं। अगर डेफिनेशन आ जाए तो अब व्यापारिक अवरोध भी लिख लेना, फिलहाल आगे हमने समझाया है। एक चीज़ होती है विदेशी निवेश। देखिए, विदेशी निवेश माने पूंजी से अर्थ निकालें, निवेश माने विदेशी पूंजी से अर्थ निकालें कि भारत में उद्योग खोलने के या भारतीय कंपनियों के अंशों को खरीदने में जो विदेशी मुद्रा यानी पूंजी का प्रयोग किया जाता है वह विदेशी निवेश कहलाता है। यानी कि यदि कोई विदेशी कंपनी आकर के हमारे भारत की ज़मीन को रेंट पर ले या खरीद ले या कंपनियों को खरीद ले
और उस खरीदने में जो अपने देश की मुद्रा हमारे देश को देगी या हमारे देश में खर्च करेगी, वही चीज़ कहलाती है विदेशी निवेश। क्या कहलाती है? विदेशी निवेश। तो शायद समझ में आ गया होगा कि भारत में दूसरे देशों से आए बहुराष्ट्रीय कंपनियां या कंपनियां व्यापार करने के लिए हमारे देश से जो पूंजी, हमारे देश से जो भूमि लाइट वगैरह यूज करती हैं, उनके बदले में हमें कुछ पैसा देती हैं। जो हमें पैसा देती हैं या वो जो पैसा खर्च करती हैं या कंपनी लगाने में जो खर्च आता है, वो सब क्या कहलाएगा? विदेशी निवेश। शायद समझ में गए होंगे। ये पहले हम टर्म समझ लेते हैं। पार्ट को जितने अच्छे हम टर्म समझेंगे, ये पार्ट उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो विदेशी निवेश क्या हुआ कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर के जो कंपनियां लगाने के लिए पूंजी जमीन खरीदती हैं, हम भारत की लाइट को इस्तेमाल करती हैं या रोड को इस्तेमाल करती हैं, उनका जो टैक्स देती हैं, उनके लिए जो कर देती हैं या पैसा खर्च करती हैं, वो पैसा क्या है? विदेशी निवेश कहलाता है। एक बार डेफिनेशन के रूप में फिर सुन लेते हैं कि भारत में उद्योग खोलने के लिए या भारतीय कंपनियों के अंशों को खरीदने में जो विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है या विदेशी मुद्रा यूज की जाती है, वह विदेशी निवेश कहलाता है। इससे भारत की आय बढ़ती है। अगला, हस्तक्षेप नीति। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आ माने होता है नहीं, हस्तक्षेप माने अधिग्रहण करना, नीति माने प्रोग्राम, नियम। तो हस्तक्षेप नीति समझते हैं पहले क्या है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण को बाजार की मांग और पूर्ति बलों की स्पर्धा पर छोड़ना हस्तक्षेप नीति कहलाता है। जैसे यदि कोई कंपनी भारत में आई, ठीक है ना, वह अपने जो उसने प्रोडक्ट बनाया, उसने कंपनी लगाई, जो उसने प्रोडक्ट बनाया, उसकी कीमत या सेवाओं का मूल्य जो उन्होंने निर्धारण किया बाजार को देखते हुए, बाजार की मांग क्या है या उनके काम के लिए जो उन्हें व्यक्तियों की ज़रूरत है, या एक कंपनी आई, ठीक है ना, दूसरी कंपनी आई, भारत में काम करना चाहती है, दोनों कंपनी भारत में कुछ काम करना चाहती हैं, तो ये क्या करेंगी? अपनी वस्तुएं उत्पन्न करेंगी। तो पहली बात तो ये है कि अब ये अपनी वस्तुओं की कीमत जो सेट करेंगी या तय करेंगी, तो उन कीमत पर सरकार उन पर बैन नहीं लगा सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन कंपनियों के लिए जो काम वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी, उन श्रमिकों के बीच इनमें क्या स्पर्धा है, ये कितना रुपए दे रही है श्रमिक को, ये कितना रुपए दे रही है, या ये कम दे रही है, ये ज़्यादा दे रही है, ऐसा कोई आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बस, या भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही कहलाती है हस्तक्षेप की नीति। यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण को बाजार की मांग और पूर्ति बलों की स्पर्धा पर छोड़ना ही हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। अगला आता है वित्तीय घाटा। अब वित्तीय घाटा क्या है? वित्तीय घाटा यह है कि सरकार के कुल राजस्व और व्यय के अंतर को वित्तीय घाटा कहते हैं। जैसे सरकार ने कोई काम डाला और उसने टोटल किया कि मुझे 5 लाख रुपए लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये लगेंगे, और उसकी जगह पर व्यय कहीं 7 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया? 7 लाख हो गया। तो हम जो सरकार ने तय किया था 5 लाख रुपए, खर्च हो गए सरकार के 7 लाख रुपए, तो ये जो अंतर आ गया 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए का अंतर ही क्या है? वित्तीय घाटा है। क्या है? वित्तीय घाटा। यानी अब इसकी डेफिनेशन बना दो कि सरकार के कुल राजस्व और व्यय के अंतर को वित्तीय घाटा कहते हैं। अगला टर्म आता है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं? ये ऐसी कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं स्वामित्व का नियंत्रण करती हैं। जैसे आपकी एप्पल की कंपनी है, देखना जरा इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। एप्पल जो आपके मोबाइल वगैरह हैं, एप्पल की कंपनी है, वो क्या कर रही है? चीन में निर्माण करवा रही है, यानी बनवा रही है।
एप्पल कंपनी ने अपना कारखाना कहाँ डाला? चीन में। अब चीन से क्या कर रही है? ये भारत को बेच रही है। भारत को क्या बेच रही है? ये अन्य देशों को भी बेच रही है, भारत तथा अन्य देशों को भी बेच रही है। समझने की जरा प्रयास करना इसमें कि एप्पल कंपनी है, अमेरिका की है, और आकर के उसने कहाँ लगाया इसको? चीन में लगाया। क्यों अमेरिका में क्यों नहीं लगाया भाई? चीन में क्यों लगाया? इस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसने चीन में लगाया कि भाई तुम हमारे एप्पल के मोबाइल, एप्पल के कंप्यूटर वगैरह तैयार करिए। अब ये बेच कहाँ रही है? भारत में या अन्य देशों में बेच रही है, और भी काम कर रही है। भारत से कुछ पार्ट्स भी बनवा रही है, कुछ भारत से पार्ट्स बनवा रही है। यानी कि इन कंपनियों का कई राष्ट्रों में, कई देशों में दबदबा होता है, और ऐसी कंपनियां जो कई देशों में उत्पादन करती हैं और उस पर अपना मालिकाना हक रखती हैं, या ऐसा कह लें कि स्वामित्व रखती हैं, वो कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक धन कमाना। क्यों? अब आपको हमने एक बीच में बात करते करते रोक दिया था कि एप्पल कंपनी ने अमेरिका में क्यों नहीं लगाई भाई कंपनी? चीन में आके क्यों लगाई? अमेरिका में भी तो लगा सकती थी। तो अमेरिका में इसलिए नहीं लगाई कि अमेरिका से जो बाजार था उसे लगा कि चीन जो एशिया महाद्वीप में है इसका अच्छा बाजार है, यानी हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर एशिया महाद्वीप में बहुत अच्छे बिक सकते हैं। तो उन्होंने, अब वहाँ से माल यहाँ आता, और पहली चीज़ कि माल को बहुत दूर ले जाना पड़ता, भाड़ा बढ़ता। दूसरी चीज़, अमेरिका में जो वर्कर मान लो कि 1 लाख रुपए में काम कर रहा था, मान लो क्या करता, 1 लाख रुपए में वर्कर काम करता, वो चीन और भारत में क्या है, आप देख रहे हो 15-15 हज़ार रुपये में काम करने के लिए तैयार है। 15,000 रुपये में काम करने के लिए तैयार है। बहुत रुपए बच जाते हैं कंपनी के। दूसरा, एक तो बहुत रुपए बच जाते हैं, दूसरा मार्केट भी उनका पास होता है। जैसे कॉल सेंटर वगैरह भी है। कॉल सेंटर क्या करते हैं? कॉल सेंटर आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। तो कॉल सेंटर पर भी काम करने वाले व्यक्ति लगते हैं, तो वो भी आसानी से आपको 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। या थोड़ी मैकेनिक वगैरह टाइप, जो मैकेनिक कह लें या मैनेजर टाइप व्यक्ति होंगे, उनकी कीमत ज़्यादा लगती है, लेकिन उनकी कीमत अमेरिका में तो और ज़्यादा लगती। तो इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें MNC भी कहते हैं, यानी मल्टीपल नेशंस कंपनियां। बहु माने क्या होता है? बहुत से, राष्ट्रीय माने राष्ट्रों में फैली हुई कंपनियां। एक ही कंपनी कई राष्ट्रों में अपना व्यापार और उत्पादन करती है, और उसकी मालिक खुद होती है, तो इसको कहते हैं हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर से सुन लेते हैं इसको एक बार। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं, यानी अपनी वस्तुओं को बनाती हैं, एवं स्वामित्व यानी उस पर मालिकाना हक भी नियंत्रित करती हैं, ऐसी कंपनियों को हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे आपके इंडिया की टाटा मोटर्स है, इंफोसिस है, रैनवैक्सी है, एशियन पेंट्स, टीवियों में प्रचार सुना होगा इनका। ये सब कंपनियां क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। यानी इनका जो फैक्ट्रियां किसी एक देश में नहीं चल रही, इनकी फैक्ट्रियां, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं किसी एक देश में नहीं बन रहे, इनके प्रोडक्ट्स कई देशों में बन रहे हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे विश्व में अपना मार्केट फैलाए रखती हैं, तो इनको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगली चीज आती है व्यापार अवरोध। व्यापार अवरोध क्या है? देखिए, व्यापार अवरोध का होना अच्छा भी है और बुरा भी है। यानी व्यापार अवरोध क्या होता है? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। व्यापार अवरोध धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे? व्यापार अवरोध क्यों आवश्यक है, ये भी जानें। किसी देश द्वारा अपने देश में भिन्न देशों से आई कंपनियों की वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाया जाता है। पर लगाया गया कर व्यापार अवरोध कहलाता है। व्यापार अवरोध से एक तो हमारे देश को फायदा होगा, जो कर आएगा वो देश की अर्थव्यवस्था को संभालेगा, नंबर 1। दूसरा, देश की क्या करेगा? ये अर्थव्यवस्था को संभालेगा। दूसरा क्या करेगा? देश के जो देश के उत्पाद होंगे
उनको सुरक्षित रखेगा, देश के उत्पाद को बचा रखेगा, उत्पादन को भी बचा रखेगा देश के जो वस्तुएं बन रही हैं, क्योंकि विदेश से आई वस्तुएं हो सकता है आईटी में हमसे अच्छी हों और हमसे सस्ती हों, तो हमारे देश का उत्पादन नष्ट हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपको कि ये सकारात्मक क्यों हैं। पहले तो व्यापार अवरोध होना क्यों जरूरी है, तो हमारे देश के उत्पादन को भी बचा रखेगा। तीसरा, जो हमारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, अगर ये छोटी छोटी कंपनियां क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। क्यों? जब बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट्स बेचेंगी तो छोटी कंपनियों का तो अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। चौथा, कर लगाना देश को क्यों आवश्यक है? कर इसलिए भी चौथी कंपनियां लगाएंगी या हमारा देश कर इसलिए भी लगाता है कि ताकि बाजार में हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बनी रहे। बाजार में उत्पादित वस्तु की, देसी उत्पादित वस्तु की वैल्यू बने रहे और विदेशी मुद्रा का हमें यूज ना करना पड़े, क्योंकि विदेशी कंपनियों में तो लाभ अपना लेंगी, बाहर चली जाएंगी, जबकि स्वदेशी यूज करने से हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 तो हमारे क्या हो गए, ये व्यापार अवरोध लगाने के फायदे। क्यों? पहले तो देश की जब व्यापार अवरोध लगाएंगे तो हमें कंपनियों से कर मिलेगा, देश को फायदा होगा। दूसरा, देश में उत्पादित वस्तुओं की सुरक्षा होगी, क्योंकि दूसरी कंपनियां अगर विदेश से आई, उनकी आईटी अच्छी होगी तो हमारे देश में जो उत्पादित चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाएंगी। छोटी छोटी कंपनियां जो हमारे देश को रोजगार दे रही हैं, ठीक है ना, और प्रोडक्ट्स दे रही हैं, वो प्रोडक्ट्स जब बड़ी कंपनी आ जाएंगी तो ये छोटी कंपनियां ही नष्ट हो जाएंगी। तीसरा, बाजार में देसी उत्पादित वस्तुएं बनी रहेंगी, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। अगर विदेशी उत्पादित वस्तु आ जाएंगी तो वो तो अपने लाभ को लेकर के निकल लेंगी, तो यानी विदेश से विदेश में हमारे देश का पैसा भी जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अवरोध धनात्मक भी होता है और अवरोध धनात्मक होता है और एक होता है ऋणात्मक भी कह लें। यानी क्यों लगाना कर जरूरी है और क्यों नहीं लगाना चाहिए। हमें कर इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि अगर जब हम कर नहीं लगाएंगे तो विदेशी कंपनियां आकर के अधिक से अधिक विदेशी कंपनियां आएंगी और हमारे देश में अपनी कंपनियां स्थापित करेंगी। जब कंपनियां स्थापित करेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। हमें विदेशों की तकनीकी मिलेगी, ठीक है, विदेशों की जो तकनीकी होगी, उच्च क्वालिटी की, वो सीख लेंगे। तीसरा, व्यापार में उपभोक्ताओं के लिए बहुत से प्रोडक्ट होंगे, बहुत से मतलब उत्पादित वस्तुएं होंगी। प्रोडक्ट मीन्स क्या होगा, उत्पादित वस्तु होंगी। क्यों? हमारे देश का तो प्रोडक्ट होगा ही हमारे देश में, प्लस अब क्या होगा, विदेशी प्रोडक्ट भी होगा। तो अब जो उपभोक्ता होंगे, यानी उपभोक्ता हम पहले पढ़ा चुके क्या होते हैं, जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो जो उपभोक्ता होंगे उन्हें क्या होगा, चॉइस करने का मौका मिल जाएगा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। दूसरा, जो देसी कंपनियां मनमानी से अपने रेट निर्धारित कर रही थी, मनमानी से, वो रेट निर्धारित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये अधिक रेट निर्धारित करेंगी तो लोग क्या करेंगे, विदेशी कंपनियों की वस्तुओं को खरीदने लगेंगे। तो इसलिए देश के व्यापार अवरोध लगाना अच्छा भी है और बुरा भी है, यानी अवरोध होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगला आता है विदेशी व्यापार। अगला टर्म है, हम पढ़ेंगे हम लोग विदेशी व्यापार। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। जैसे हमारा देश अपने प्रोडक्ट्स को जाकर के विदेशों में बेचता है और विदेश से कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते भी हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों, अगर हम विदेश से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आयात, अगर हम विदेश में जाकर के कोई चीज़ बेचेंगे तो निर्यात। और व्यापार में, विदेशी व्यापार में ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आप कुछ व्यापार, जब आप यहाँ से कोई चीज़ बेचने जाओगे तो वहाँ से कुछ चीज़ सस्ती जो मिलेगी, अच्छी, वो खरीद के भी लाओगे। तो यहाँ से जब अपनी वस्तु बेचेंगे हम जा करके तो भी हमें फ़ायदा होगा, जब वहाँ से सस्ते में खरीद करके भारत में आकर के बेचेंगे तो भी फ़ायदा होगा। यानी आयात और निर्यात। और वैसे भी हमें कुछ चीज़ें
खरीदनी पड़ती हैं अपने देश में सुविधाएं देने के लिए, कुछ हम विदेशों को सुविधाएं देने के लिए बेचते भी हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान विदेशी व्यापार कहलाता है, या दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आयात एवं निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। अच्छा, विदेशी व्यापार ज़्यादातर भारत में जो है समुद्री मार्ग से किया जाता है, क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार सस्ता पड़ता है। समुद्री मार्ग से व्यापार सस्ता पड़ता है। अब ये अगला टर्म है बच्चों जो आपका इसमें आएगा बार बार बीच में, आयात एवं निर्यात। जब वस्तुओं और सेवाओं को हम विदेशों से खरीदते हैं तो आयात, और जब वस्तुओं और सेवाओं को हम विदेशों में बेचते हैं तो जा करके निर्यात। जबकि वस्तुओं और सेवाओं का बेचना, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का खरीदना आयात कहलाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं को बेचना निर्यात कहलाता है। ये टर्म याद रखना, आयात माने आना, निर्यात माने जाना। इस टाइप से याद करो कि आयात माने आना, निर्यात माने जाना। और सबसे बड़ी बात है, पेपर में क्वेश्चन को क्वेश्चन से जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी हम फिर से आपको एक बार विदेशी वैश्वीकरण पढ़ाएंगे, तो इन जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इनको कौन सी चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं, ये जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोड़ना आ गया तो पेपर बड़ा आसान लगेगा, और हर टर्म का मतलब सीखना बेहद ज़रूरी है। जैसे अमेरिकी कंपनी फोर्ड, एक कंपनी थी अमेरिका की, फोर्ड्स मोटर ने विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता बन गई। कौन? फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स, पहले फोर्ड के ट्रैक्टर भी आया करते थे। तो ये कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। क्वेश्चन ये आ सकता है कि फोर्ड मोटर्स कहाँ की है, तो आप कहेंगे अमेरिका की। अमेरिका की कंपनी थी जिसने 26 देशों पर अपना प्रसार कर लिया था, अपने पांव फैला लिए थे, या उनका व्यापार चल रहा था, तो कौन सी थी? तो आप कहेंगे फोर्ड मोटर्स। अच्छा, भारत ने 1995 में फोर्ड मोटर्स आई थी। जो फोर्ड कंपनी थी उसने अपने जो गाड़ियां थी, ट्रैक्टर वगैरह, भारत में 1995 में आकर के यहाँ पर बेचे थे, सेल किए थे, या कंपनी लगाई थी। 1995 में क्यों? 1995 में इसलिए कि 1994 तक तो 1991 तक तो भारत में उदारीकरण ही नहीं था। मतलब भारत ने दूसरे देशों को जो माल बेचने आते थे उन पर कर लगा रखा था। कर इसलिए लगा रखा था कि उस समय भारत के प्रोडक्ट्स इतने मजबूत नहीं थे, उन्हें पता था कि विदेशी कंपनियां आएंगी तो हमारे देश के प्रोडक्ट्स कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो फोर्ड मोटर्स कहाँ की है? अमेरिका की है। अमेरिका की कौन सी मोटर्स है? तो आप कहेंगे फोर्ड मोटर्स। कितने देशों पर राज किया इसने, या कितने देशों तक इसने अपने पांव फैला लिए थे या प्रसार कर लिया था? तो 26 देशों तक। और भारत में कब आई फोर्ड मोटर्स? तो आप कहेंगे 1995 में। 1995 में क्यों आई तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जानकारी आपको बता दें कि 1991 में हम भारत ने भी उदारीकरण की नीति को अपना लिया था, अर्थात अपने देश में विदेशी कंपनियों को आने के लिए करों में रियायत दे रखी थी। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई? 1991 में। अच्छा, एक शब्द आता है विश्व व्यापार संगठन। एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, या 2 नंबर का, 4 नंबर का आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है। ये तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? क्वेश्चन अगर आए विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्य की विवेचना कीजिए। या विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो, इसके क्षेत्र या अधिकार बताइए। ठीक है ना? इसके क्षेत्र या अधिकार बताइए। तो हम विश्व व्यापार संगठन को कहते हैं WTO। W माने वर्ल्ड, ट्रेड माने व्यापार, O माने ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन में 160 देश शामिल हैं। जो अभी NCERT की किताब है वो आपको 160 देश का संगठन बता रही है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि 15 जुलाई सन 2025 तक इसमें इसके सदस्य देशों की संख्या 165 हो गई है। तो आपको अगर आए कि विश्व व्यापार संगठन में कितने देश हैं,
तो आपको 160 टिक करना है, ठीक है ना। अगर वो ये पूछ लें अगर कहीं 15 जुलाई तक 2025 तक कितनी संख्या हो गई, तो आप 165 टिक कर देना। और भी ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान से टिक करना। अच्छा, अब ये विश्व व्यापार संगठन में क्या कहा, विश्व व्यापार संगठन क्या है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका कार्यालय कहाँ है? तो इसका कार्यालय जिनेवा में है। कितने देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल हैं? तो आप कहेंगे 160 देश शामिल हैं। जबकि जुलाई 15, 2025 तक इसमें सदस्य देशों की संख्या 165 हो गई है। अब थोड़ी इसके बारे में और सुने कि विश्व व्यापार संगठन ऐसे ही नहीं बन गया, इसमें बड़ी जद्दोजहद रही। वो जद्दोजहद क्या थी वो हम आपको बताते हैं कि 30 अक्टूबर 1947 से दिसंबर 1994 तक, याद रखना 47 से लेकर के 94 तक जो विश्व व्यापार संगठन के देश थे उनकी 8 वार्ताएं हुई। 8 वार्ताएं हुई और 7 वार्ताएं फेल होती रहीं। 8वें दौर की वार्ता सार्थक हुई जो 15 अप्रैल 1995 को मोरक्को में हुई। अब ये फेल क्यों होती रही भाई विश्व व्यापार संगठन की? क्योंकि जो यूरोपीय देश थे वो चाहते थे, यूरोपीय देश कौन होते हैं? फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है। ये क्या हैं? यूरोप महाद्वीप के देश हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं यूरोपीय देश, यानी फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है ना। ये सब क्या है? इटली। तो ये लोग कह रहे थे कि आईटी सेक्टर को भी इसमें शामिल करो, प्रौद्योगिकी को शामिल करो, जबकि अन्य सदस्य देश ये सब कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन जाकर के 15 अप्रैल 1995 को मोरक्को में एक समझौता हुआ और सब देश इस बात पर राजी हो गए कि हाँ इसमें आईटी को भी शामिल किया जाए, और विश्व व्यापार संगठन जाकर के 1 जनवरी 1995 को बन गया। और इसका कार्यालय तय हुआ कि भाई जिनेवा में रहेगा। पहले इसमें 160 देश थे। अब कार्य क्या है जो ये आपका कार्य कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन बनाया क्यों, इसका काम क्या है? तो पहले तो विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को उदार बनाने का कार्य किया, यानी कि विश्व व्यापार सभी के लिए हो, सब देशों को, जो भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न वस्तुएं बना रहे हैं, खाद्य पदार्थ, उर्वरक, आईटी सेक्टर की चीज़ें, कारें, तो उस सबको एक दूसरे के पास, सब देशों के पास उपलब्ध हो। क्योंकि ये मानव जाति, मानव एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और हर पढ़ा लिखा क्या है, मानव एक सभ्य प्राणी है, और सभ्यता ये कहती है कि हम तो उसका फ़ायदा उठाएं और दूसरा देश भी उठाए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को उदार बनाने का काम किया। नंबर 2, दो देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाना। अगर किसी दो देशों के बीच व्यापार का कोई मामला फंसा हुआ है या व्यापार के बीच में कोई विवाद है, तो विश्व व्यापार संगठन मिलकर के उस विवाद को निपटाने का कार्य करता है। विवादों से संबंधित प्रक्रिया को प्रशासित करना, और जो विवादों से संबंधित प्रक्रिया है उसका प्रशासित करना, यानी उस पर कंट्रोल करना, गवर्न करना, उसका हल करने की कोशिश करना। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, यानी विश्व व्यापार संगठन कहता है कि जो विश्व के संसाधन हैं या प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे जल, पानी, हवा, खनिज, सोना, कोयला, पेट्रोल, तो उनका प्रयोग करें, लेकिन अच्छा प्रयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें। ये विश्व व्यापार संगठन ये भी कहता है। व्यापार नीति, नियमों एवं प्रक्रिया को लागू करना, जो सब देशों ने मिलकर के नीति बनाई है, नियम बनाए हैं, उस नियमों को पालन करवाना भी विश्व व्यापार संगठन का काम है। विश्व व्यापार संगठन का एक काम और भी है, किसी भावी मसले पर, भावी माने आने वाले मसले पर सदस्य देशों, अगर कोई मसला आगे भविष्य में आता है तो उस पर सभी देश आकर के विचार विमर्श करें और एक मंच पर आकर के उसका निस्तारण भी करें। ये भी विश्व व्यापार संगठन का काम है। व्यापार नीति की समीक्षा करना, व्यापारिक नीति की समीक्षा करना एवं उनमें सुधार के लिए सदस्य देशों को एकमत करना, ये भी काम है।
यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को उदार बनाना, अगर किन्हीं दो देशों के बीच विवाद हो तो उसको निपटाना, विवादों को प्रशासित करना और विश्व संसाधनों को अनुकूलतम उपयोग करने के लिए दबाव देना कि भाई विश्व के संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। व्यापार की नीति और जो नियम बनेंगे उन प्रक्रियाओं को लागू करवाना, आने वाले भावी मसले में, भविष्य में आने वाले मसलों में सभी देश आकर के एक मंच पर विचार विमर्श करें और उसका अच्छा निस्तारण करें। ये विश्व व्यापार संगठन के कार्य हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो देशों के बीच व्यापार के विवादों को निपटाने का काम कौन करेगा, तो आप कहेंगे विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन एक और काम करता है, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग के लिए कहता है। और तीसरा, इसका ये वाला पॉइंट भी समझ के रखो, व्यापार की नीति और नियमों की प्रक्रिया को लागू कौन करवाता है, तो विश्व व्यापार संगठन करवाता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, थोड़ी काउंटर क्वेश्चन हो जाए तो 1 जनवरी 1995 को हुई। कितने देश शामिल हैं, 160 देश शामिल हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की अंतिम दौर की वार्ता हुई, तो मोरक्को में हुई थी। कितने बार हुई, 8 वार्ताएं हुई। अब आगे क्वेश्चन आता है संचार। संचार क्या होता है, संचार माने फैलना, फैलाना। संचार की हिंदी क्या होती है, फैलाना, ये भी समझ लें। संचार माने क्या होता है, फैलाना, यानी सूचनाओं का फैलाना, किसी संवाद का फैलाना, किसी घटना का फैलाना क्या कहलाएगा, संचार कहलाएगा। तो सूचना तथा संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना संचार कहलाता है। और जिन माध्यमों से ये भेजा जाता है उन्हें संचार माध्यम कहते हैं। और संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य संचार, दृश्य संचार और दृश्य श्रव्य संचार। ऐसा माध्यम जिसको हम सुनकर, जिससे हम केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो को ओनली सुन सकते हो आप। दृश्य जिसको हम केवल देख सकते हैं, जैसे अखबार, अखबार वगैरह में कोई चीज़ हम देख सकते हैं, तो अखबार क्या है, दृश्य संचार साधन है। और दृश्य श्रव्य संचार साधन क्या है, मोबाइल, टीवी, दृश्य संचार साधन है, ठीक है ना। ठीक, ओके कर दो।